466 मैं भी बुरा नहीं हूँ। चेन कांगतुओ ने सोचा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बॉस पेई नहीं चाहते थे कि उनकी सोच दूसरों को प्रभावित करे। हर निवेशक के पास अपनी अनूठी क्षमताएं होती हैं। अगर चेन कांगतुओ ही सब कुछ संभालते, उनके लिए योजना बनाते या उनके लिए जगह चुनते, तो कोई भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता और उनकी अनूठी क्षमताएं व्यर्थ हो जाती। बॉस पेई का ये कदम निश्चित रूप से इन निवेशकों की व्यक्तिगत पहल को पूरी तरह से सक्रिय करने के उद्देश्य से था, ताकि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। ये सब तेंगदा भावना के आधार पर समझाया गया था। चेन कांगतुओ को लगा कि सच्चाई उनके अनुमान से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि बॉस पेई के इस तरह के अनुरोध के कारण वह इसे कह नहीं सके। चेन कांगतुओ बीच में फंस गए थे। लीशी थोड़ा निराश हुए ये देखकर कि चेन कांगतुओ के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया, लेकिन वह फिर भी चुप रहे। ये बात समझ में आती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें नहीं पता था कि बॉस पेई अपने अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे सभी बेहद वफादार थे और अपने आदेशों का कड़ाई से पालन करते थे। उनमें वाकई कुछ खास बात थी। हालात गतिरोध में पहुंच गए थे। क्या उन्हें घर जाकर किसी और दिन वापस आना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लीशी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ताली बजाई। ठीक है, सब लोग चुप रहो। अगर ऐसा है और सब एक ही नाव में हैं, तो किसी को भी अपने स्वार्थ नहीं रखने चाहिए। जो भी समूह से बाहर जाकर काम करेगा और सबको अपना सारा निवेश गंवा देगा, उसे भविष्य में जिंगजोऊ निवेश मंडल में बने रहने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। सब लोग सोचो। लीशी की घबराहट देखकर इन निवेशकों ने आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लिया। उनमें से ज्यादातर लोग जीत को लेकर बेखौफ थे और बस अपना हाथ गड़ाए बैठे थे। चर्चा के दौरान बहुत सोच विचार हुआ। वे सब कुछ बॉस पेई पर थोपना चाहते थे और खुद सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन अब जब बॉस पेई जा चुके थे और चेन कांगतुओ बोलने से इनकार कर रहा था, तो कोई भी यह भारी बोझ उठाने को तैयार नहीं था। लीशी के अचानक गुस्से से सब लोग अपनी स्थिति समझ गए। अगर उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, तो वे इस पैसे को सचमुच बर्बाद कर देंगे। लीशी ने पहल की। मैं पहले शुरू करता हूँ। मैं एक हॉरर थीम वाला रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। मैं इसे जेल जैसा बनाना चाहता हूँ। हर कमरा एक कोठरी होगा। खाना परोसने वाली वेट्रेस जेल की पोशाक में सजी खूबसूरत महिलाएं होंगी। ग्राहकों को नकली हथकड़ियों के साथ कोठरियों में लाया जाएगा। वहां कोई ऑर्डर देने की प्रक्रिया नहीं होगी। खाना लोगों की संख्या और सामाजिक वर्जनाओं के अनुसार परोसा जाएगा। खाना थोड़ा डरावना लगेगा, जैसे गहरे रंग के व्यंजन। पेय पदार्थ खून की तरह प्लाज्मा बैग में पैक किए जा सकते हैं। इसके अलावा रात के खाने के दौरान नियमित रूप से एक अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में जेल तोड़ने के प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। स्थान की बात करें तो यहीं। लीशी ने नक्शे पर एक जगह की ओर इशारा किया। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कोई नहीं बोला। जाहिर है, कुछ लोगों को इस जगह पर संदेह था, लेकिन वे ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनका संदेह सही है, इसलिए वे बोलने में शर्म महसूस कर रहे थे। लीशी ने सभी की ओर देखा। अगर किसी की कोई राय नहीं है तो ये प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया जाएगा। कोई नहीं बोला। लीशी असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच उन पर भरोसा नहीं कर सकता। जब वह अगले प्रोजेक्ट पर जाने वाला था, तभी किसी ने खांसा। अहम अहम अहम। सबने मुड़कर देखा तो चेन कांगतुओ ने अपना मुंह ढक लिया था और उनका चेहरा कब्ज से भरा हुआ था। जाहिर है, यह असली खांसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ कहना हो। सब उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर भी वह चुप रहे। लीशी भी उलझन में था, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ गया। ओह, आपका मतलब है कि यह जगह ठीक नहीं है? चेन कांगतुओ मुस्कुराए। एक निवेशक ने तुरंत कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ भीड़ तो रहती है, लेकिन ये प्रवेश द्वार के बहुत पास है। कौन सा पर्यटक अंदर आते ही खाना खाएगा? आपको इसे पर्यटक स्थल के अंदर थोड़ा और आगे ले जाना चाहिए ताकि पर्यटक थकने के बाद खाना खा सकें। लीशी ने सिर हिलाया और जगह बदल दी। यहाँ कैसा रहेगा? चेन कांगतुओ ने फिर से कब्ज से भरा चेहरा बनाया। मुझे लगता है कि यह बहुत अंदर है और भूतिया घर के भविष्य के विस्तार के लिए उपयुक्त नहीं है। एक और निवेशक ने कहा। लीशी ने दूसरी जगह बदल दी। तो फिर इसे यहाँ खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेन कांगतुओ इस बार मुस्कुराया। ठीक है, रेस्टोरेंट की जगह पक्की हो गई। लीशी ने इस बार जोश से कहा। एक सफल प्रोजेक्ट मिलने पर सभी का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करने शुरू कर दिए। शुरुआत में ज्यादातर लोगों ने हॉरर थीम के बारे में सोचा, जैसे हॉरर होटल, हॉरर कपड़ों की दुकानें, हॉरर जादुई खिलौनों की दुकानें, हॉरर शॉप, हॉरर मिठाई और स्नैक्स, हॉरर बसें आदि। हालांकि हॉरर थीम पर लगातार विचार विमर्श और चर्चाओं से भूत प्रेत और राक्षसों के बारे में सोचना उबाऊ हो गया। कुछ लोगों ने वैकल्पिक प्रस्ताव देने शुरू कर दिए। उदाहरण के लिए, पर्यटकों की आत्माओं को सुकून देने के लिए एक आरामदायक मेड कैफे खोला जाए।
हॉन्टेड हाउस एक्सपीरियंस वाउचर के जरिए मेड आपको प्रोत्साहित करेगी और आपको हीलिंग ड्रिंक्स पिलाएगी। चौक में एक हीलिंग स्प्रिंग बनाया जाए। देखने में ये साधारण लग सकता है, लेकिन इसका पानी गर्म होगा। पर्यटकों को इसमें हाथ धोने के लिए कहा जाए ताकि भूतों से शांति मिले और उनके घाव भर जाएं। गहन चर्चा के बाद कुछ ही समय में योजनाएं सामने रखी गईं और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया। चेन कांगतुओ बगल में खड़े होकर लगातार अपने चेहरे के हाव भाव से अपनी राय व्यक्त कर रहे थे। वे थरिल हॉस्टल प्रोजेक्ट पर महीनों से काम कर रहे थे और स्थान व सहायक सुविधाओं के चयन पर उनकी अपनी राय थी। उन्होंने अपने हाव भाव से उन्हें उन परियोजनाओं की याद दिलाई जिनमें स्पष्ट रूप से समस्याएं थीं। ये निवेशक समस्या का अनुमान लगा सकते थे और सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद निर्णायक रूप से उसे उठा सकते थे। इस तरह के कुछ अनुमानों के बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया। इस प्रक्रिया में निवेशक केवल चेन कांगतुओ की सोच से ही प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मंथन के बाद सबसे अच्छी योजना बनाई। पूरी चर्चा उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से हुई। 3 घंटे से कुछ ज्यादा समय में ही पूरा फ्लो प्लान शब्दों से भर गया था। बॉस ली और बाकी लोगों ने थरिल हॉस्टल के आसपास के इलाके को बांट लिया था और वहां की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग सुविधाओं का इंतजाम कर दिया था। इसमें रेस्टोरेंट, होटल, स्नैक शॉप, खिलौनों की दुकानें और वो सब कुछ शामिल था जो वहां होना चाहिए था। बेशक ये औद्योगिक क्षेत्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका था। एक निवेशक ने साफ और विस्तृत योजना को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। ये सोचना भी मुश्किल है कि यह योजना हमने 3 घंटे से भी कम समय में बनाई है। ली शी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, अगर बॉस पेई ने आपको मजबूर करने के लिए ये चालाकी भरा तरीका न अपनाया होता तो क्या आप लोग ये योजनाएं बना पाते? क्या आप लोग कोई भी दुकान खोलने का प्रस्ताव देकर मजाक कर रहे थे? सबको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। सच में ऐसा ही लग रहा था। अगर बॉस पेई ने शुरू से ही सबको छूट दी होती तो शायद सबने इतनी मेहनत न की होती। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि बॉस पेई का सब कुछ अपने हाथ में लेना गलत था, लेकिन हर किसी की सोच की एक सीमा होती है। बॉस पेई अपने काम में व्यस्त थे। इन योजनाओं पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाना उनके लिए असंभव था। प्रत्येक निवेशक के पास उपलब्ध संसाधनों का उन्हें सटीक अंदाजा नहीं था। सभी निवेशकों ने अपने संसाधन जुटाए, खूब सोच विचार किया और चेन कांगतुओ से इस मौजूदा तरीके से इसकी दोबारा जांच करवाई। वाकई यह उनके संसाधनों का अधिकतम उपयोग था। सभी निवेशकों ने राहत की सांस ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये प्रस्ताव और भी विश्वसनीय होता गया। सौभाग्य से ये बॉस पेई की कसौटी पर खरा उतरा। अगर वे बीच में ही हार मानकर इतने अच्छे प्रोजेक्ट को खो देते तो उन्हें बहुत पछतावा होता। ये सब देखकर चेन कांगतुओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने इन निवेशकों की सोच में दखल दिए बिना बॉस पेई की आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन करते हुए एक विश्वसनीय योजना को अंतिम रूप देने में उनकी मदद की थी। इस तरह सहायक सुविधाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो गई। चेन कांगतुओ को पहले लगता था कि बॉस पेई को 40 मिलियन युआन सहायक सुविधाओं पर खर्च करने चाहिए थे ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन बॉस पेई का दृष्टिकोण था कि वे पूरे 40 मिलियन युआन थरिल हॉस्टल में ही निवेश करें ताकि पर्यटकों को सर्वोत्तम संभव अनुभव मिल सके। साथ ही बॉस पेई ने अन्य निवेशकों को सहायक सुविधाओं में हाथ आजमाने की अनुमति दी और उनके उत्साह को पूरी तरह से जुटाया। इस तरह थरिल हॉस्टल परियोजना और आसपास की सहायक सुविधाएं दोनों ही पिछली विधि की तुलना में कई गुना बेहतर हो गईं। चेन कांगतुओ भावुक हुए बिना नहीं रह सके। बॉस पेई से जैसी उम्मीद थी, उन्होंने बहुत पहले ही सही समाधान ढूंढ लिया था। बेशक मैं भी कम नहीं हूं। अगर मुझे तेंगा गेम्स में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद बॉस पेई की असीमित सोच की गहरी समझ न होती तो मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं पाता। स्वाभाविक रूप से मैं बॉस पेई द्वारा दिए गए संकेत को पूरा नहीं कर पाता। आज मैंने बॉस पेई की नई पहेली को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। इसका मतलब है कि मैं बॉस पेई की सोच को समझने के एक कदम और करीब आ गया हूं। खुश। अध्याय 467 तेंगा कॉर्नरस्टोन पुरस्कार 25 मार्च शुक्रवार। बॉस पेई पिछले 2 दिनों से बहुत व्यस्त थे। पेई कियान हर समझौते के आखिरी सप्ताह में हमेशा की तरह पैसे खर्च करने की होड़ में लग जाते थे। हालांकि इस चक्र का अधिकांश भार गॉग के सीजन बोनस और थरिल हॉस्टल में काम करने वालों के लिए आयोजित उत्सव पार्टी से कम हो गया था, फिर भी बॉस पेई को कुछ अधूरे काम निपटाने थे। पेई कियान इन्हीं कामों में व्यस्त थे। सबसे पहले कर्मचारियों का मूल वेतन, भत्ते और अन्य खर्चे थे। टीपीडीबी वेबसाइट पर प्रत्येक परियोजना की लोकप्रियता के आधार पर इन्हें यथासंभव बढ़ाया गया था। बेशक अभी तक केवल सांख्यिकीय कार्य ही पूरा हुआ था। वेतन और बोनस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही जारी किए जाएंगे। इसके बाद कई परियोजनाओं ने जोर शोर से प्रचार गतिविधियां शुरू कर दी। फिश कैचिंग, इंटरनेट कैफे, ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, टॉप स्टूडेंट कम क्विक अपविंड लॉजिस्टिक्स, जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क आदि ने सिस्टम के दायरे में रहते हुए उचित मात्रा में पैसा खर्च किया।
ऊपरी तौर पर ऐसा लगता था कि वे लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ पैसा बर्बाद करना था। पेई कियान को अब कई प्रोजेक्ट चलाने के फायदे समझ में आए। उदाहरण के लिए, फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे ने पहले उच्च स्तरीय रास्ता अपनाया था और नुकसान सुनिश्चित करने के लिए जितना हो सके ग्राहकों को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी। हालांकि कुछ जादुई युक्तियों के बाद लीचेंग शहर का फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे भी पूरी तरह से भर गया। ग्राहकों को हतोत्साहित करने की नीति उल्टी पड़ गई। हालांकि पेई कियान को पता चला कि इस समय बिक्री बढ़ाने का मौका है। सामान्य कीमत पर ही इंटरनेट कैफे खचाखच भरा रहता था। इसका मतलब ये था कि अब प्रमोशन चलाने पर भी इंटरनेट कैफे में ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अब पैसा खर्च करना सिर्फ पैसा बर्बाद करना था। इसके अलावा परियोजनाओं के लाभदायक होने के बाद पदोन्नति के लिए नुकसान उठाने पर प्रणाली की पाबंदियां काफी हद तक ढीली पड़ गई थीं। यहां तक कि इसने प्यास बुझाने के लिए जहर पीने को भी कुछ हद तक बढ़ावा दिया। जाहिर है, ऐसे व्यवहार के नकारात्मक प्रभाव होंगे, जैसे कि परियोजना की लोकप्रियता में वृद्धि। हालांकि बॉस पेई के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस जहर का कुछ स्वाद चखा था। बॉस पेई ने पिछले निपटान चक्र के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। उस समय उन्हें चिंता थी कि वर्तमान चक्र विशेष रूप से कठिन होगा, लेकिन वास्तव में यह थोड़ा कठिन था। फिर भी वे अपनी सूझबूझ से यहां तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि वे इस महीने इसे सुरक्षित रूप से पार कर लेंगे। ओह, ये सही नहीं था। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में, उसने खर्च का हिसाब किताब कर लिया था। मौजूदा फंडिंग की स्थिति अच्छी थी। उसे अगले हफ्ते एक रकम मिलेगी जिसे सीधे गॉग सीजन बोनस के रूप में खर्च किया जाएगा। फिर वह शांति से निपटान का इंतजार करेगा। पेई कियान ने अपनी घड़ी देखी। अब दोपहर के 2:50 बज रहे थे। लगभग समय हो गया था। शेनहुआ व्यू की 16वीं मंजिल पर बॉस पेई के कार्यालय के बाहर काफी लोग जमा थे। वे तेंगा विभाग के प्रमुख थे। उन्हें दोपहर 3 बजे बैठक के लिए बुलाया गया था। हालांकि बैठक के एजेंडा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इस प्रक्रिया की तैयारी के प्रभारी व्यक्ति के अलावा। हालांकि उनके होंठ बंद थे। तेंगा में हर कोई, चाहे वह उच्च पदस्थ हो या निम्न पदस्थ, तेंगा की भावना को लेकर एक मौन सहमति बना चुका था। वह भावना थी बॉस पेई की आवश्यकताओं को बिना किसी शर्त के, बिना कुछ मांगे पूरा करना। हर कोई गोपनीयता समेत उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। आखिरकार बॉस पेई के गहरे अर्थ को कोई नहीं जानता था। उन्हें बॉस पेई का विश्वास खोने का डर था, इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका था ईमानदार और आज्ञाकारी रहना और बॉस पेई के कहे अनुसार काम करना। बेशक ये कहना मुश्किल था कि लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। वे बॉस पेई की हर बात ध्यान से सुनते थे, बस उसका कोई अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थ नहीं निकालते थे। लगभग 3 बज रहे थे। बॉस पेई अपने कार्यालय से बाहर निकले। सभी लोग पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे और बैठक शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पेई कियान कॉन्फ्रेंस टेबल के शीर्ष पर बैठ गईं, चारों ओर देखते हुए सीधे सीधे बोली, आज मैं तेंगा के एक उत्कृष्ट विभाग को एक नया पुरस्कार देने जा रही हूँ। ये पुरस्कार भविष्य में समय समय पर दिया जाएगा। मैं तय करूंगी कि इसे कब दिया जाना चाहिए। जब मुझे कोई ऐसा काम मिलेगा जिसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, तो मैं तुरंत पुरस्कार देने के लिए बैठक बुलाऊंगी। अधिकारियों के चेहरों पर हैरानी छा गई। एक और इनाम? क्या पहले से ही बहुत सारे इनाम नहीं मिल रहे थे? उनके पास इतने सारे फायदे थे कि दूसरी कंपनियां उनसे ईर्ष्या करती थीं। सभी विभागों के कर्मचारी हर महीने टीपीडीबी वेबसाइट की रैंकिंग के आधार पर अतिरिक्त बोनस प्राप्त कर सकते थे। वेतन में नियमित रूप से वृद्धि होती थी। उत्कृष्ट कर्मचारियों के लिए पुरस्कारों के अलावा हर साल 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए जाते थे। ये थे उत्कृष्ट कर्मचारियों का चयन। हर महीने ओवरटाइम न करने की प्रतियोगिताएं होती थीं, जिसमें जीतने वाले विभाग को इनाम मिलता था। अब उत्कृष्ट विभागों के लिए नए पुरस्कार थे। कितना रोमांचक! कई विभागों के प्रमुख आशा से भर उठे। वे सीधे बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। इनमें हुआंग सिबो, लिनवान, चांगयू, हुशियानबिन, हे देशेंग आदि शामिल थे। पेई कियान ने ये देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। तुम सब तो मुनाफा कमाने और मेरी पीठ में छुरा घोंपने के इरादे से पुरस्कार जीत रहे हो। अफसोस, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पेई कियान ने सहायक शिन से ट्रॉफी ले ली। उसकी चकाचौंध भरी सुनहरी किरणों ने तुरंत सबकी आंखें चौंधिया दी। पूरी ट्रॉफी सोने की चमक रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। ये शुद्ध सोने की बनी थी। ट्रॉफी पहाड़ के आकार की थी। हालांकि इस पर कुछ कलात्मक काम किया गया था और यह अधिक अमूर्त लग रही थी। वहां कुछ शब्द लिखे थे, तेंग द कॉर्नरस्टोन अवार्ड। पारंपरिक चीनी भाषा में लंबवत रूप से लिखी 2 पंक्तियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुलेखक की लिखावट हो। सोने के पहाड़ से एक टुकड़ा गिरने से उसकी ऊंचाई पर कोई असर नहीं पड़ता। एक अथाह सागर विपत्ति के बावजूद गहरा बना रहता है। एक
ये 2 पंक्तियां जिंगझोऊ के एक स्थानीय सुलेखक द्वारा लिखी गई थीं, जिन्हें पेई कियान ने गहन विचार विमर्श के बाद विशेष रूप से चुना था। उन्होंने अक्षरों को स्कैन किया और उन्हें सोने के पहाड़ के आकार की ट्रॉफी पर उत्कीर्ण करवाया। इसे इतना जटिल क्यों बनाया गया? उन्हें मुख्य रूप से डर था कि ट्रॉफी दिए जाने के बाद कहीं इसका उल्टा असर न हो जाए। पेई कियान ने इस बारे में सोचा था, ये ट्रॉफी सीधे उस विभाग को दी जाएगी जिसे सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हालांकि अगर इसे ठीक से संभाला नहीं गया तो इसका उल्टा असर हो सकता है। वे सोच सकते हैं कि बॉस पेई उन्हें लाभ कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या यह आत्मघाती नहीं होगा? इसलिए उन्हें कोई गलतफहमी नहीं होने देनी चाहिए। ये पुरस्कार उन्हें प्रेरित करने के लिए नहीं बल्कि एक पूर्ण और ये तो खुली प्रशंसा थी। ये तो उन्हें नुकसान उठाने के लिए इनाम था। बेशक वह इतनी सीधी बात नहीं कह सकता था, इसलिए पेई कियान ने इन शब्दों को सोने के पहाड़ पर उकेर दिया, ये संकेत देते हुए कि इस पुरस्कार का एकमात्र मानदंड और अधिक धन का नुकसान करना था। सोने का पहाड़ और धन का सागर धन का प्रतीक थे। दोनों वाक्यों का अर्थ था कि वे दुनिया का सारा धन नहीं कमा सकते। इसका कोई अंत नहीं था, वे कब तक इसे पूरा करेंगे? नुकसान उठाने से भी तेंगा कॉर्पोरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि लाभ ही होगा, इसलिए नुकसान उठाने में और अधिक प्रयास करें। पेई कियान को लगा कि ये वाक्य काफी स्पष्ट हैं, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। प्रमुखों ने आश्चर्य भरी नजरों से सोने के पहाड़ को देखा। ऐसा लग रहा था कि यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार से भी कहीं बेहतर है। नक्काशीदार एक खास ट्रॉफी, इतना ही नहीं, इसे खुद बॉस पेई ने प्रदान किया। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। पेई कियान ने गला साफ करते हुए कहा, आज मैं तेंगा कॉर्नरस्टोन पुरस्कार प्रदान करने जा रहा हूं। सभी जानते हैं कि तेंगा में कई अत्यधिक लाभदायक विभाग हैं, लेकिन कई घाटे में चल रहे विभाग भी हैं। मुझे लगता है कि घाटे में चल रहे विभागों को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तेंगा कॉर्नरस्टोन पुरस्कार लगातार घाटे में चल रहे विभागों को दिया जाएगा क्योंकि केवल ऐसे विभाग ही तेंगा कॉर्नरस्टोन की उपाधि के योग्य हैं। मैं घोषणा करता हूं कि तेंगा कॉर्नरस्टोन पुरस्कार का विजेता विभाग है अपविंड लॉजिस्टिक्स। पेई कियान खड़ी हुई और लू मिंगलियांग को देखकर मुस्कुराई, उन्हें पुरस्कार स्वीकार करने के लिए इशारा किया। लू मिंगलियांग पल भर के लिए स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने कभी सोचा ही न हो कि उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। बाकी सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर तुरंत संभल गए। कॉन्फ्रेंस रूम में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वे भले ही असमंजस में थे, लेकिन बॉस पेई द्वारा लू मिंगलियांग को पुरस्कार प्रदान करते समय ताली बजाना आवश्यक था। लू मिंगलियांग खड़े हुए, थोड़ा झुके और बॉस पेई से भारी ट्रॉफी ले ली। वे कुछ ऐसा कहने ही वाले थे कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, तभी बॉस पेई की मुस्कान ने उन्हें रोक दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेंगा के सभी कर्मचारी आपके योगदान को स्वीकार करते हैं। लू मिंगलियांग ट्रॉफी लेकर अचंभित होकर अपनी सीट पर लौट आया। पेई कियान ने उसे बोलने नहीं दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह कहे कि वह इसके लायक नहीं है और उसे घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना होगा या इसी तरह के कोई और निराशाजनक शब्द कहे जिससे उसने इतनी मेहनत से जो माहौल बनाया था वह खराब हो जाए। पेई कियान मुस्कुराया और अन्य अधिकारियों को ईर्ष्या करते देख उसने अपने प्रभाव को और बढ़ा दिया। इस ट्रॉफी के अलावा और भी पुरस्कार हैं। अपविंड लॉजिस्टिक्स के सभी कर्मचारियों को 2000 युआन का आधारशिला बोनस और एक कोई मेडल मिलेगा। इसके अलावा अपविंड लॉजिस्टिक्स विभाग में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए 30 ऑटोई एक मोबाइल फोन भी देगा। अब अन्य अधिकारी ईर्ष्या से हरे हो गए। लाभ बहुत अच्छे थे। 2000 युआन बोनस को छोड़ो, उन्हें कोई मेडल और 30 ऑटोई एक मोबाइल फोन भी मिल सकते हैं। तेंगा कर्मचारियों के लिए नकद पुरस्कारों का आकर्षण सीमित था। हालांकि इस तरह का सम्मान, विशेष रूप से बॉस पेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए पुरस्कार, उनके लिए बेहद आकर्षक थे। पेई कियान की नजर उन सभी पर पड़ी और उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वे स्पष्ट रूप से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने तेंगा के मुनाफे में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन बॉस पेई ने आधारशिला पुरस्कार की शर्त बताई, जिसके अनुसार सबसे ज्यादा घाटे वाले विभाग को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? बिल्कुल सही, इसे बर्दाश्त मत करो। क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? ईर्ष्या नहीं हो रही? क्या तुम्हें असंतुलन महसूस नहीं हो रहा? तो फिर खुद ही नुकसान उठाओ। अगर सभी विभाग जानबूझकर घाटा उठा रहे हैं तो मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी है? चलो सब लोग मेहनत करो और प्रतिस्पर्धा शुरू करो। पेई कियान के होंठ खुशी से हल्के से ऊपर उठे, लेकिन उन्होंने चारों ओर देखा तो पाया कि सभी उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो उनसे कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रहे हों। ओह, किसी अप्रत्याशित मोड़ की उम्मीद कर रहे हो? माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेई कियान सीधे खड़े हो गए। ठीक है, आज की संक्षिप्त बैठक यहीं समाप्त होती है, आप जा सकते हैं। वह तुरंत सम्मेलन कक्ष से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, जिससे सभी लोग अलग अलग भावों के साथ एक दूसरे को देखने लगे।
वन यहाँ सागर से तात्पर्य दुनिया द्वारा उत्पन्न धन के अथाह सागर से है। अध्याय 468 हमने पता लगा लिया। ये स्पष्ट था कि बॉस पेई नहीं चाहते थे कि सभी लोग इस पुरस्कार के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करें। कम से कम उनमें से कोई भी इस समय और वहां इस पर चर्चा नहीं कर सकता था, अन्यथा वह इतने कठोर न होते। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके घर चले जाएं। इसके अलावा पुरस्कार भी बहुत संदिग्ध था। जब चीजें इस तरह हुई तो जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी ने बॉस पेई के ऐसे कार्यों के पीछे के गहरे इरादों के बारे में सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं। पूरा सम्मेलन कक्ष शांत हो गया। अचानक हुआंग सिबो ने ऊपर देखा। कुछ ही देर बाद लिनवान, लू मिंगलियांग, झांग युआन और चांग यू ने भी ऐसा ही किया। उन सभी ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजर से देखा, मानो कुछ कहना चाहते हों। हालांकि वहां इस पर जोर से चर्चा करना अनुचित होता। आखिरकार वे बॉस पेई के ठीक सामने थे। बॉस पेई स्पष्ट रूप से चाहते थे कि वे इसे स्वयं समझें। वह नहीं चाहते थे कि वे इस पर खुलेआम चर्चा करें। इसलिए लू मिंगलियांग खड़े हुए, ट्रॉफी उठाए और चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को अपना मोबाइल फोन दिखाया। हुआंग सिबो और लिनवान भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। उन्होंने भी जाने से पहले अपने मोबाइल फोन की ओर इशारा किया। सभी प्रमुख अपने अपने कार्यक्षेत्रों पर लौट गए। रास्ते में लू मिंगलियांग ने तेंगदा कॉर्पोरेशन के सभी प्रमुखों को तेंगदा उच्च प्रबंधन की आंतरिक चैट नामक एक चैट में जोड़ दिया। बेशक उन्होंने बॉस पेई को समूह में नहीं जोड़ा। देखा जाए तो बॉस पेई तेंगदा कॉर्पोरेशन के बॉस थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें उच्च प्रबंधन का हिस्सा नहीं माना जा सकता था। हालांकि मुख्य कारण ये था कि बॉस पेई ने सबके लिए एक पहेली रखी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वे नहीं चाहते थे कि सही उत्तर सबको पता चले। इसके बजाय ऐसा लगता था कि वे चाहते थे कि हर कोई पहेली को अपने तरीके से हल करे और धीरे धीरे उसे निजी तौर पर समझे। जब भी बॉस पेई को लगता कि सही उत्तर सबको पता चल रहा है, तो वे परेशान हो जाते थे। फिर भी वे चुप नहीं रह सकते थे। बॉस पेई की पहेली बहुत कठिन थी। अगर उनमें से हर कोई अकेले ही जवाब खोजने की कोशिश करे तो वे इसे कैसे समझ पाएंगे। समूह का उद्देश्य केवल चर्चा और प्रेरणा देना था। इसे धोखा नहीं माना जाएगा। वे सभी बहुत करीब थे। वे औपचारिकताएं छोड़ सकते थे और सीधे मुद्दे पर आ सकते थे। लू मिंगलियांग ने पूछा, आपको क्या लगता है कि बॉस पेई इस पुरस्कार के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मैं विशेष रूप से पहली दो पंक्तियों की बात कर रहा हूं। छवि, हालांकि तेंगा स्पिरिट के बारे में सबकी अलग अलग समझ थी, कंपनी के हर विभाग की स्थिति भी अलग अलग थी। इसका मतलब यह था कि हर विभाग के पास ऐसी जानकारी थी जो दूसरों के पास नहीं थी। पूरी जानकारी रखने वाला और हर बात को भली भांति समझने वाला सिर्फ बॉस पेई ही था। स्वाभाविक रूप से बॉस पेई के कार्यों के पीछे के असली इरादों का पता लगाने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ा। विभागों को सभी जानकारियों को जोड़कर एक व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचना था। हुआंग सिबो, इनाम तो आपने जीता है। आपको पहले बोलना चाहिए। झांग युआन, बिल्कुल सही। आप पहले बोलिए। लू मिंगलियांग, ठीक है। सभी जानते हैं कि अपविंड लॉजिस्टिक्स की स्थापना के बाद से ही उसे घाटा हो रहा है। हालांकि इस कंपनी में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपविंड लॉजिस्टिक्स ने तेंगा कॉर्पोरेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी डिलीवरी सेवाओं से लेकर आरओएफ और ऑटो टेक्नोलॉजीज जैसे विभागों को दिए जाने वाले समर्थन तक, अपविंड लॉजिस्टिक्स ने जिंगझोउ के स्थानीय लोगों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और जीवन शैली में कितना बदलाव लाया है, ये स्पष्ट है। हम केवल लोगों के दरवाजे तक सामान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। अब हमारे पुराने ग्राहक डिलीवरी के लिए केवल हमसे ही संपर्क करते हैं, किसी अन्य कंपनी से नहीं। हालांकि हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे ग्राहकों पर हमारा पूरा नियंत्रण है। वे हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इसके अलावा अपने ग्राहकों की तस्वीरों के माध्यम से हम बाजार का बेहतर विश्लेषण कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम अन्य विभागों के लिए शोध कर सकते हैं और गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। शायद बॉस पेई ने अपविंड लॉजिस्टिक्स को आधारशिला पुरस्कार इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि अपविंड लॉजिस्टिक्स तेंगा कॉर्पोरेशन के लिए महत्वपूर्ण और आधारभूत है। झांग युआन ने कहा, हाँ, ये बात सही है। अपविंड लॉजिस्टिक्स के बिना आरओएफ का व्यवसाय शुरुआत में इतना सुचारू रूप से विकसित नहीं हो पाता। हमें बिक्री के बाद की सेवाओं में भी बहुत परेशानी होती। चांग यू ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। बॉस पेई स्पष्ट रूप से अपविंड लॉजिस्टिक्स को तेंगा कॉर्पोरेशन की जीवन रेखा मानते हैं। कॉर्नरस्टोन अवार्ड, नाम ही सब कुछ कह देता है। लू मिंगलियांग ने कहा, क्या आप में से किसी को कुछ और कहना है? लिनवान ने कहा, बॉस पेई ने इस बात पर जोर दिया कि यह पुरस्कार केवल उन्हीं कंपनियों को मिल सकता है जिन्हें भारी घाटा हुआ हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम भविष्य में इसे जीत सकते हैं। इसका मतलब है कि जीवन रेखा होना ही पुरस्कार का एकमात्र मानदंड नहीं है। घाटा उठाने के पीछे का अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है।
शांगयांग गैम्स ने लाभ कमाने से पहले घाटा उठाया था। ये कंपनी अपने पिछले गलतियों से सीख लेकर और अनुभवों को संचित करके ही नुकसान को मुनाफे में बदल सकी। चूंकि असफलता ही सफलता की जननी है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि नुकसान ही मुनाफे की जननी है। बॉस पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम दौड़ना सीखना चाहते हैं तो हमें पहले गिरना सीखना होगा, अगर हम मुनाफा कमाना सीखना चाहते हैं तो हमें पहले नुकसान उठाना सीखना होगा। झांग युआन, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के मामले में भी यही बात लागू होती थी। अगर बॉस पेई ने नुकसान उठाने पर जोर न दिया होता तो उसे आज की सफलता नहीं मिलती। मादुबियाओ, यही बात जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के बारे में भी कही जा सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हम इन दो पंक्तियों का विश्लेषण कर सकते हैं। सोने के पहाड़ से एक टुकड़ा गिरने से उसकी ऊंचाई पर कोई असर नहीं पड़ता, एक अथाह सागर विपत्ति के बावजूद गहरा बना रहता है। ये तो बहुत दार्शनिक है, खासकर दूसरी पंक्ति। इसका मतलब है कि धन के सागर की कोई सीमा नहीं होती। कोई व्यक्ति चाहे अपना पूरा जीवन ही इस काम में लगा दे, फिर भी शायद ही कभी इसकी सीमा का पता लगा पाए। हालांकि यदि आपके पास पर्याप्त आर्थिक शक्ति है तो आप और भी धन अर्जित कर सकते हैं। समुद्र तल जितना अधिक कटेगा, समुद्र उतना ही गहरा होता जाएगा। कटाव का तात्पर्य हानियों से है। दूसरे शब्दों में, सतह पर हमें भले ही हानि हो रही हो, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हम और भी अधिक धन अर्जित करने में सक्षम होंगे। इससे ये साबित होता है कि बॉस पे हमें अपविंड लॉजिस्टिक्स की तरह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके उतना पैसा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। झांग युआन ने कहा, 1024 डिजिटल दिवस पर भी ऐसा ही हुआ था। हे देशिंग ने कहा, अरे बॉस, मेरे मन में एक और बात आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कहना उचित होगा। लिनवान ने कहा, हम सब एक परिवार हैं, ऐसी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, बेझिझक अपनी बात कहिए। हे देशिंग ने कहा, अरे ठीक है, मैंने आधारशिला शब्द से जुड़ी और भी कई बातें सोची। मुझे नहीं लगता कि अपविंड लॉजिस्टिक्स सिर्फ तेंगा कॉर्पोरेशन की आधारशिला है, ये समाज की भी आधारशिला है। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि तेंगा कॉर्पोरेशन के मिशनों में से एक समाज की आधारशिला बनना है। मैं निवेश विभाग में हूँ, इसलिए इस विषय पर मेरी राय विशेष रूप से प्रबल है। जब बॉस पे स्वयं ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के प्रभारी थे, तब उन्होंने केवल 2 परियोजनाओं में निवेश किया था, साझा फोन बूथ और टॉप स्टूडेंट कम क्विक। उन्होंने अन्य लाभदायक दिखने वाली परियोजनाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जिन दोनों परियोजनाओं में निवेश किया था, वे समाज के लिए अत्यंत लाभकारी थीं। साझा टेलीफोन बूथों ने मॉल में खरीदारी करते समय आम उपभोक्ताओं को आराम करने के लिए स्वतंत्र स्थान प्रदान किए। वे हमारे मॉल की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रतीक भी बन गए। दूसरी ओर टॉप स्टूडेंट कम क्विक परियोजना ने शिक्षा जगत के सभी लोगों को एकजुट किया और उन्हें सीमाओं को तोड़ने और ज्ञान साझा करने के एक साझा नेक लक्ष्य की ओर प्रेरित किया। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर की वर्तमान स्थिति और परिणामों की तुलना में अपविंड लॉजिस्टिक्स स्पष्ट रूप से अधिक व्यावहारिक और उत्कृष्ट है। इसीलिए मुझे लगता है कि तेंगा कॉर्पोरेशन को समाज का आधारशिला बनाना बॉस पे के लक्ष्यों में से एक है। आधारशिला पुरस्कार प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मानदंड ये होना चाहिए कि किसी व्यवसाय ने समाज में पर्याप्त योगदान दिया है या नहीं। लिनवान, बिल्कुल सही। हुशियानबिन, तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो। मैंने अभी ऐप खोला और 99 से ज्यादा अपठित संदेश देखे। मैं तो दंग रह गया। क्या कोई क्लास प्रतिनिधि बॉस पे द्वारा दिए गए होमवर्क के उत्तरों का सारांश दे सकता है? मैं उन्हें कॉपी करना चाहता हूँ। लिनवान, मुझे करने दो। आधारशिला पुरस्कार के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, यह उन विभागों को पुरस्कृत करता है जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। दूसरा, ये हमें साहसी बनने और लाभ के लिए नुकसान उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें। तीसरा, ये दूरदर्शिता को बढ़ावा देता है क्योंकि भारी मात्रा में धन खर्च करने से हमारी सीमाएं बढ़ती हैं और बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है। चौथा, ये हमें समाज के जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हुआंग सिबो, बिल्कुल बिल्कुल। लू मिंगलियांग, हाँ, बॉस पे का यही इरादा रहा होगा। झांग युआन, इसका मतलब है कि अपविंड लॉजिस्टिक्स वास्तव में पुरस्कार का हकदार है। उन्होंने 4 बिंदुओं को पूरा किया है। मैंने अगला पुरस्कार जीतने का एक तरीका सोच लिया है। हे देशिंग, तो चलिए देखते हैं कि हमारे विभागों में से कौन इसे पहले प्राप्त करता है। झांग युआन, धत, मैं भूल गया था कि मैं अब फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे या ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का प्रमुख नहीं हूँ। मैं अभी भी इतना क्यों बोल रहा हूँ? एट शाओपेंग, चलिए निजी तौर पर बात करते हैं। जियाओपेंग को होना चाहिए था लीचेंग में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की शाखाओं के प्रभारी। झांग युआन, जब से उन्हें मजबूरी में सेवानिवृत्त किया गया था, तब से लीचेंग में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए शियाओपेंग को ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे का अगला प्रमुख बनाने के बारे में सोच रहे थे।
लिनवान, हमने इसका पता लगा लिया है। छुट्टी। लियाडा, रुको। मादोबियो, हु शियानबिन, बड़ी बहन ली, क्या आप विदेश में नहीं हैं? लिनवान, यादा, तुम्हारे यहाँ क्या समय हो रहा है? लियादा ने कहा, यह जरूरी नहीं है। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैं आधी रात को जाग गई और संयोग से मैंने यह बातचीत पढ़ ली। मुझे कुछ बातें जोड़नी हैं। मुझे लगता है आधारशिला का एक और अर्थ है। मायिकुन ने कहावत का केवल आधा हिस्सा ही समझा, लेकिन उसने पहला हिस्सा छोड़ दिया। सोने के पहाड़ से एक छोटा सा टुकड़ा गिरने से उसकी ऊंचाई पर कोई असर नहीं पड़ता। बॉस पेई ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सोने के पहाड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसीलिए उसमें जो थोड़ी सी भी कमी होती है उससे वह गिर नहीं जाता। इसके अलावा इस पुरस्कार को आधारशिला पुरस्कार कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी नींव पर लगातार काम करते रहना होगा। सोने के पहाड़ वाली कहावत अथाह सागर वाली कहावत से पहले आती है। इसका मतलब है कि नींव हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। नींव मजबूत होने के बाद ही हमारे पास पैसा खर्च करने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ठोस आधार होगा। मादोबियो, बिल्कुल सही। अरे, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। लियाडा, नहीं नहीं नहीं, मैंने इस बारे में तभी सोचा जब आपने कहावत के दूसरे हिस्से का विश्लेषण किया। आप जैसे मानविकी के छात्र इन मामलों में मुझसे कहीं बेहतर हैं। हाओ यून, हाँ, आप सबकी बातें बिल्कुल सही हैं। मुझे लगता है कि इन 5 बिंदुओं को आधारशिला भावना के रूप में संक्षेप में बताया जा सकता है। अब से ये तेंगदा भावना के पहलुओं में से एक होगा। इससे मानव संसाधन विभाग को भविष्य में काम करने की स्पष्ट दिशा मिल जाएगी। जल्द ही चैट उत्साहवर्धक टिप्पणियों से भर गई। जैसे जैसे प्रमुख लोग बातचीत को पढ़ते गए, सब कुछ और अधिक तार्किक लगने लगा। बॉस पेई वाकई एक दार्शनिक थे। महज 2 पंक्तियों में ही उन्होंने इतने सारे सबक समाहित कर दिए। इसी वजह से वे अतीत के महान कुलीनों के समान ही श्रेष्ठ थे। अध्याय 469 अचानक झटका। 28 मार्च, सोमवार। कहा जा रहा था कि बॉस ली और उनके साथियों ने थरिल हॉस्टल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर पिछले सप्ताहांत ही फैसला कर लिया था। आने वाले हफ्तों में वे निरीक्षण और निर्माण कार्य शुरू करेंगे। जाहिर है, वे होटल और रेस्टोरेंट बिल्कुल नए सिरे से नहीं बनाएंगे। इसके बजाय वे औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद कारखाने की इमारतों का इस्तेमाल करेंगे और फिर उनका जीर्णोद्धार करेंगे। अगर वे जल्दी काम करें और ओवरटाइम करें तो शायद वे थरिल हॉस्टल के साथ ही इन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा कर लेंगे। अगर बाद में भी पूरा हुआ तो बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। जब तक उन्हें पर्याप्त भुगतान मिलता रहेगा, मजदूर तेजी से काम करेंगे। पेई कियान को इन प्रोजेक्ट्स की गति को लेकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। अगर मैं उन्हें रोक नहीं सकता तो मुझे उन्हें करने ही देना चाहिए। आज सोमवार था। पेई कियान ने पहले तो सीधे फी हुआंग वर्कस्पेस जाकर उन्हें शॉक थेरेपी की योजना के बारे में बताने का सोचा था। हालांकि मानव संसाधन विभाग की हाओ यून ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ सूचना देनी है। दोपहर का भोजन करने के बाद पेई कियान सबसे पहले मुख्यालय गईं। पेई कियान थोड़ी असमंजस में थी क्योंकि मानव संसाधन विभाग को इस समय व्यस्त नहीं होना चाहिए था। क्या हाओ यून ने पेई कियान के लिए परेशानी खड़ी की थी क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था? अगर ऐसा था तो ये बहुत बुरा संकेत था। पेई कियान को मानव संसाधन विभाग के प्रमुख को बदलने पर विचार करना होगा। हाओ यून ने पेई कियान के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आईं। बॉस पेई, मैं मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के वेतन समायोजन की रिपोर्ट देने आई हूँ। पेई कियान अब और भी उलझन में पड़ गईं। वेतन समायोजन, इसका क्या मतलब था? क्या तेंगदा उनके साथ पर्याप्त अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था? क्या सुधार की गुंजाइश थी? पेई कियान की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। हाओ यून ने कहा, बात कुछ ऐसी है बॉस पेई। विभिन्न विभाग अपनी नींव मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आंतरिक मामलों की जांच की है। इस दौरान उन्हें पता चला कि कई कर्मचारियों के वेतन में असमानता है। मानव संसाधन विभाग ने कुछ जांच की और पाया कि यह समस्या सभी विभागों में व्याप्त है। इसलिए हमने शुक्रवार दोपहर और आज सुबह एक योजना तैयार करने में बिताया है, जिसे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पेई कियान को कुछ और समझ आया, लेकिन वह अब भी उलझन में थे। वह जानते थे कि वेतन असमानता का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यह था कि कंपनी में नए कर्मचारियों को पुराने कर्मचारियों से ज्यादा वेतन मिल रहा था, उच्च पदों पर बैठे कर्मचारियों को प्रबंधन से ज्यादा वेतन मिल रहा था और अधीनस्थों को उनके पर्यवेक्षकों से ज्यादा वेतन मिल रहा था। ये लक्षण कई कंपनियों में मौजूद थे। उदाहरण के लिए, एक पुराने कर्मचारी ने बाजार मूल्य के हिसाब से 3000 युआन प्रति माह पर कंपनी में काम शुरू किया होगा। 2 साल बाद कर्मचारी का वेतन बढ़ सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि इन 2 सालों में बाजार मूल्य बढ़कर 4500 युआन प्रति माह हो गया होगा। इस तरह अनुभवहीन नए कर्मचारियों को अनुभवी कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वेतन पर रखा जाता था, जिससे असमानता पैदा होती थी।
वेतन असमानता आम थी क्योंकि ज्यादातर कंपनियां हर साल अपने सभी कर्मचारियों के वेतन को बाजार मूल्य के आधार पर समायोजित नहीं करती थीं। वे पूंजी खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकती थीं। इसी कारण से ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अपने वेतन के बारे में बात करने से मना किया हुआ था। अगर वे ऐसा करते तो वेतन असमानता उजागर हो जाती, कई कर्मचारी असंतुष्ट होकर नौकरी छोड़ देते। अगर किसी पर्यवेक्षक को पता चलता कि वह अपने अधीनस्थ से ज्यादा काम कर रहा है लेकिन उसे कम वेतन मिल रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से नाराज हो जाता। 1 साल से अधिक समय से स्थापित कंपनी होने के नाते टेंगडा ने कई भर्ती अभियान भी चलाए थे। हालांकि कंपनी अक्सर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करती थी, लेकिन अंततः प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, अनुभव और क्षमताएं अलग अलग होती थीं। इसलिए वेतन असमानता अभी भी मौजूद थी। बेशक नियमित वेतन वृद्धि और कंपनी के महत्वपूर्ण लाभों के कारण टेंगडा में अन्य कंपनियों की तुलना में वेतन असमानता काफी कम थी। फिर भी हाओ युन ने आधारशिला भावना पर आधारित एक मजबूत नींव बनाना महत्वपूर्ण समझा। वेतन असमानता एक छिपा हुआ खतरा था। हालांकि अधिकांश कंपनियां इसकी परवाह नहीं करती थीं और टेंगडा द्वारा अनदेखी किए जाने पर भी कुछ होने की संभावना नहीं थी। फिर भी हाओ युन ने इसे बॉस पेई को बताने और उन्हें निर्णय लेने देने का विकल्प चुना। पेई कियान ने हाओ युन से दस्तावेज लिए, लेकिन संख्याओं की लंबी लंबी पंक्तियों को देखकर उसका सिर चकरा गया। उसने पढ़ने का नाटक किया और फिर बोला, क्या आपका मतलब यह है कि कुछ नए कर्मचारियों को पुराने कर्मचारियों से ज्यादा वेतन मिल रहा है? हाओ युन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ, लेकिन असल में मामला थोड़ा पेचीदा है। सीधे शब्दों में कहें तो पुराने कर्मचारी नए कर्मचारियों से 6 महीने पहले कंपनी में शामिल हुए थे। पुराने कर्मचारी नए कर्मचारियों से ज्यादा काबिल और अनुभवी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 200 युआन ज्यादा मिल रहे हैं। ये भी एक तरह की वेतन असमानता है। पेई कियान की आंखें चमक उठीं। वाह, मैं तो अपने कर्मचारियों का वेतन न बढ़ा पाने को लेकर परेशान थी। इसका समाधान आसान है, उन्हें ज्यादा वेतन दो। सभी कर्मचारियों के वेतन की तुलना सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले और सबसे नए कर्मचारी के वेतन से नियमित अंतराल पर करो। ये सुनिश्चित करो कि सभी पुराने कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन मिल रहा है। हाओ युन दंग रह गया। अरे बॉस पेई, बिल्कुल यही सबसे अच्छा रहेगा। जब तक हमारे पास कम कर्मचारी हैं, ऐसा करना आसान होगा। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ हमें जो अतिरिक्त राशि देनी होगी वह भी बढ़ती जाएगी। ये हमारी कल्पना से भी परे हो सकती है। अन्य कंपनियां तो इस मामले में कंजूसी करने की कोशिश करती हैं। विभिन्न उद्योगों की कंपनियां ऐसा ही करती हैं। हमें जो अतिरिक्त राशि देनी होगी वह बढ़ती ही जाएगी। वाह, पेई कियान को ऐसा लगा जैसे उसे जमीन पर पैसा मिल गया हो। उसने दृढ़ता से कहा, हम यही करेंगे। सभी के वेतन में एक साथ बढ़ोतरी करेंगे। मुझे परवाह नहीं कि हमारे पास कितने पुराने कर्मचारी हैं या इसमें कितना खर्च आएगा, सभी के वेतन में बढ़ोतरी करेंगे। हाओ युन ने एक बार फिर पुष्टि की। क्या सभी? वह जानती थी कि बॉस पेई का मतलब सभी कर्मचारियों का वेतन एक समान करना नहीं था, बल्कि वेतन असमानता को पूरी तरह खत्म करना था। बिना किसी झिझक के पेई कियान ने कहा, जी हाँ, सभी का। अभी समय है, इसी महीने से शुरू करो और वित्त विभाग से वेतन सूची को फिर से बनाने को कहो। हाओ युन ने सिर हिलाया, वह बेहद भावुक लग रही थी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुरंत वित्त विभाग को सूचित कर दूंगी। हालांकि हाओ युन को बॉस पेई को ये जानकारी देने से पहले ही इस परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन बॉस पेई की तत्परता ने उसे अपने कर्मचारियों के प्रति उनकी सच्ची चिंता का एहसास कराया। जैसे ही हाओ युन जाने के लिए मुड़ी, बॉस पेई ने उसे रोक लिया। 1 मिनट रुको। शुरुआत में तुमने कहा था कि विभिन्न विभाग अपनी नींव मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने आंतरिक मामलों की जांच की है। इसी प्रक्रिया में उन्हें वेतन असमानता का पता चला। वे अपनी नींव मजबूत क्यों कर रहे हैं? पेई कियान को अचानक एहसास हुआ कि हाओ युन के परिचय में कुछ गड़बड़ है। मुस्कुराते हुए हाओ युन ने कहा, बॉस पेई, क्या आपने शुक्रवार को सबको अपनी नींव मजबूत करने का संकेत देने के लिए कॉर्नरस्टोन अवार्ड नहीं दिया था? इसीलिए विभिन्न विभागों ने आत्म जांच शुरू की। हालांकि वेतन असमानता के अलावा उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं मिली। पेई कियान ने हैरानी से पलकें झपकाईं। क्या ये फिर से मुझसे संबंधित है? क्या मैंने कॉर्नरस्टोन अवार्ड देकर सबको अपनी नींव मजबूत करने का संकेत दिया था? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन लगता है कि नतीजा वही निकला। वेतन असमानता के अलावा उन्हें कोई और गंभीर समस्या नहीं मिली। और अब मैं ज्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है। पेई कियान ने और कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, वित्त विभाग को सूचित कर दो। हाओ युन के जाने के बाद पेई कियान ने अपना सामान पैक किया और फीहुआंग वर्कस्पेस की ओर भागा। टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रसारण बंद हो चुका था और कंपनी ने एली आइलैंड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। पेई कियान का सब्र टूट चुका था। उसे उन्हें और परेशानी में डालने से पहले ही झटका देना था।
सिस्टम ने दया दिखाई थी और उसे हर चक्र में एक विभाग को झटका देने की अनुमति दी थी। ये तो बहुत बड़ी मेहरबानी थी। पेई कियान को इस अवसर का पूरा फायदा उठाना था। फीहुआन वर्कस्पेस पहुंचते ही पेई कियान ने देखा कि कुछ ही कर्मचारी इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे थे और शो देख रहे थे। हालांकि ज्यादातर कर्मचारी अभी भी काम कर रहे थे। इससे बॉस पेई को बहुत दुख हुआ। देखो देखो, क्या इंसान ऐसा करते हैं। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था और अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था। फिर भी लोग जबरदस्ती काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फीहुआन वर्कस्पेस में बहुत बड़ी समस्या थी। मेहनत करने की गलत मानसिकता गहरी जड़ें जमा चुकी थी। पेई कियान को उन्हें शॉक थेरेपी से ठीक करना पड़ा। हुआंग सिबो और जू शिया से अपने मॉनिटर के सामने बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन बॉस पेई को देखते ही वे तुरंत खड़े हो गए। बॉस पेई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पेई कियान ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कुछ खास नहीं। मैं एक नई प्रणाली की घोषणा करना चाहता हूँ। शॉक थेरेपी योजना। भारी मुनाफा मतलब बहुत मेहनत। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही ज्यादा थकोगे। ऊपरी तौर पर पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इसमें छिपे खतरे भी हैं। इससे न सिर्फ आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि आपकी प्रेरणा और प्रतिभा भी खत्म हो सकती है। इसलिए मैंने उन विभागों पर शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है जहां कर्मचारियों की कमी हो गई है। अगले 4 महीनों तक फीहुआन वर्कस्पेस के कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभ मिलते रहेंगे। हालांकि आप में से किसी को भी काम पर आने की अनुमति नहीं होगी। थेरेपी के दौरान अपनी ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रेरणा और प्रतिभा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान दें। फीहुआन वर्कस्पेस की शॉक थेरेपी अगले महीने से शुरू होगी और 4 महीने तक चलेगी। यानी यह 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक चलेगी। ये सुनकर सब चौंक गए। आखिर इसका क्या मतलब था? क्या विभाग के सभी लोगों को 4 महीने की सवैतनिक छुट्टी पर भेज दिया जाएगा? दूसरी कंपनियां तो सिर्फ व्यक्तियों को ही सवैतनिक छुट्टी देती हैं। एक बार वह व्यक्ति छुट्टी पर चला जाए तो विभाग के उसके सहकर्मियों को उसका काम पूरा करना पड़ता है। लेकिन बॉस पेई पूरे विभाग को सवैतनिक छुट्टी पर भेज रहे थे। इतना ही नहीं, ये साफ तौर पर सवैतनिक छुट्टी थी। बॉस पेई इतने सख्त क्यों लग रहे थे? वे दांत पीसते हुए क्यों बोल रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे उन्हें सवैतनिक छुट्टी देकर पुरस्कृत कर रहे हैं, बल्कि उनका लहजा ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें नौकरी से निकाल रहे हों। हुआंग सिबो हैरान रह गया। बॉस पेई, आप ऐसा नहीं कर सकते। भले ही वर्कस्पेस में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न हो, रोजमर्रा के काम तो किसी को संभालना ही होगा। हम एकदम से काम बंद नहीं कर सकते। यह अचानक से किया गया इलाज हमें मार ही न डाले। पेई कियान ने 5 सेकंड तक सोचा। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? बारी बारी से काम करें। ये सुनिश्चित करें कि वर्कस्पेस न्यूनतम आवश्यक क्षमता पर चल रहा हो ताकि वह चलता रहे। कर्मचारियों को टीमों में बांटें और प्रत्येक टीम को 1 महीने का जिम्मा सौंपें। प्रत्येक व्यक्ति को 4 महीने की शॉक थेरेपी मिलेगी, लेकिन चूंकि सभी बारी बारी से काम करेंगे, इसलिए पूरी थेरेपी अवधि 5 महीने तक चलेगी। दूसरे शब्दों में, यह 31 अगस्त तक चलेगी। हुआंग सिबो हिचकिचाया, लेकिन अभी भी पेई कियान का चेहरा गंभीर हो गया। कोई लेकिन नहीं। अपनी समस्याओं का समाधान खुद करो। सुनिश्चित करो कि तुम 1 अप्रैल से शॉक थेरेपी में जाओ। हुआंग सिबो जू शिया से की ओर मुड़ा। दोनों बेहद अनिच्छुक लग रहे थे। फिर भी अंत में उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है बॉस पेई, हम इसका ध्यान रखेंगे। बॉस पेई संतुष्ट होकर मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। आप शॉक थेरेपी के दौरान सामान्य कामकाज जारी रख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी नई परियोजना शुरू नहीं कर सकते। आपको तेंगा कॉर्पोरेशन के लिए राजस्व उत्पन्न करने की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही बहुत त्याग कर दिया है। हुआंग सिबो भावुक हो गया। ठीक है बॉस पेई, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि हमारे आराम के समय में भी फीहुआन वर्कस्पेस तेंगा कॉर्पोरेशन के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहेगा। पेई कियान की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जू शियासे ने बगल में मुड़कर वह कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई जिस पर वे दोनों देख रहे थे। बॉस पेई, एक विदेशी वितरण कंपनी को टुमारो इज ब्यूटीफुल फिल्म के बारे में पता चला है और वे इसे विदेशों में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अध्याय 470 समझौता। पेई कियान दंग रह गया। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई नौसिखिया जादूगर हो जिसने 10 सेकंड के लिए किताब पढ़कर ही पायरोब्लास्ट मंत्र का प्रयोग करना सीख लिया हो। हालांकि जैसे ही उसने इसे आजमाया, उसने अपने प्रतिद्वंदी की ढाल पर वार किया और उसका पूरा चेहरा जल गया। फिर भी बॉस पेई 100 लड़ाइयों का अनुभवी था। उसने जल्दी ही खुद को संभाला। एक विदेशी वितरण कंपनी। जहां तक मुझे पता है, स्थानीय फिल्में विदेशी बाजारों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं होती। उनमें से ज्यादातर सिर्फ 1 या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही कमाती हैं, है ना? पेई कियान को यह बुनियादी जानकारी थी।
स्थानीय स्तर पर बनी कई बेहद लोकप्रिय फिल्मों ने विदेशों में वितरण की कोशिश की थी, लेकिन सांस्कृतिक अंतर और भाषा की भिन्नता एक समस्या बन गई थी। अक्सर उनके नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होते थे। जो फिल्में चीन में आसानी से 100 मिलियन युआन से अधिक कमा सकती थीं, वे विदेशों में 1 या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम कमा पाती थीं। इसके अलावा ये काफी हद तक फिल्म की विषय वस्तु पर भी निर्भर करता था। पेई कियान ने कुछ मोटे अनुमान लगाए। अगर वे केवल 1 या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही कमा पाती, राजस्व के बंटवारे और विनिमय दर को ध्यान में रखने के बाद कमाई की राशि बहुत ज्यादा बोझ नहीं बनती। ये बस कुछ मिलियन युआन ही होती। पेई कियान इसे आसानी से संभाल सकता था। अब वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि आखिर किस अनजान विदेशी वितरण कंपनी ने फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। हुआंग सिबो मुस्कुराया। बिल्कुल सही। जैसे जैसे प्रभावशाली चीनी अभिनेता हॉलीवुड से सेवानिवृत्त होते गए, विदेशी बॉक्स ऑफिसों पर स्थानीय स्तर पर निर्मित फिल्मों का आकर्षण कम होता गया। साथ ही स्थानीय बाजार के तेजी से विकास के कारण स्थानीय लोगों का गर्व और आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। इस प्रकार कई फिल्म निर्देशकों ने स्थानीय बाजार पर ध्यान केंद्रित किया और विदेशी दर्शकों की पसंद के अनुसार ढलने की कोशिश छोड़ दी। हाल ही में कई स्थानीय स्तर पर निर्मित फिल्में चीन में आसानी से करोड़ों युआन कमा लेती हैं, लेकिन विदेशों में केवल 1 या 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही कमा पाती हैं। विदेशों में उनकी प्रति पीस दर कम है, वे अलोकप्रिय हैं और उनका प्रभाव सीमित है। लेकिन ठीक इसी कारण से हमारी फिल्म अलग पहचान बना पाएगी। फ्लाइंग स्टार जर्नी दुनिया भर में असफल रही, लेकिन आखिर यह एक उच्च बजट वाली विदेशी विज्ञान कथा फिल्म है। टुमारो इज ब्यूटीफुल इससे कहीं कम बजट में समान परिणाम प्राप्त कर सकती है और यहां तक कि फ्लाइंग स्टार जर्नी की प्रतिष्ठा को भी पार कर सकती है। यही कारण है कि विदेशी वितरण कंपनी को इस फिल्म पर इतना भरोसा है। इतना ही नहीं, टुमारो इज ब्यूटीफुल को एक अनूठा लाभ प्राप्त है। पूरी फिल्म अंग्रेजी में है और यह एक भविष्यवादी दुनिया पर आधारित है। इससे नस्ल और देशों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे सांस्कृतिक अंतर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि विदेशी दर्शकों को यह ज्यादा स्वीकार्य लगेगा। इसके अलावा फिल्म आय असमानता, अत्यधिक उपभोक्तावाद, धन का लोगों पर प्रभाव और इसी तरह के विचारों की पड़ताल करती है। ये विदेशी दर्शकों को प्रभावित करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बॉस पेई। हमारी फिल्म शायद 10 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमा लेगी। पेई कियान क्षण भर के लिए अवाक रह गए। जू शियासे ने आगे कहा, बिल्कुल सही, बॉस पेई। इस बात को कम मत समझिए कि फिल्म अंग्रेजी में है। आपको ये समझना होगा कि विदेशियों को सबटाइटल पसंद नहीं होते। इसका एक सीधा सा कारण है। अंग्रेजी एक बहुत ही जटिल भाषा है। सबटाइटल पढ़ना थका देने वाला होता है। इसका एक पुख्ता सबूत यह है कि चीन में बुलेट स्क्रीन कमेंट्री वाली वीडियो वेबसाइटों की भरमार है, लेकिन विदेशों में ऐसी वेबसाइटें मौजूद नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शब्द प्रतीकात्मक हैं और लोग उनका अर्थ बहुत जल्दी समझ लेते हैं। एक नज़र में ही दर्शक बुलेट स्क्रीन पर लिखे पूरे संदेश का अर्थ समझ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी के मामले में ऐसा नहीं है। सबटाइटल के साथ भी यही बात है। विदेशी लोग सबटाइटल के उतने आदी नहीं होते जितने हम हैं। उनके लिए फिल्म अंग्रेजी में है या नहीं, यही तय करता है कि वे उसे देखने जाएंगे या नहीं। इसलिए हमारी फिल्म का अंग्रेजी में होना एक बहुत बड़ा फायदा है। हालांकि तीनों मुख्य कलाकारों का एशियाई लहजा है, लेकिन विदेशियों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि उन्हें ये भूमिका और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए उपयुक्त लगेगा। कुल मिलाकर पटकथा लेखन से लेकर फिल्म की हर चीज विदेशी दर्शकों की पसंद के अनुसार बनाई गई है। बॉस पे, आपने सबको अंग्रेजी बुलवाकर दूरदर्शिता दिखाए। जू शियासे ने उत्साह से अंगूठा ऊपर उठाया। पेई कियान, वह वास्तव में कहना चाहता था, नहीं, आप गलत हैं, मैं दूरदर्शी नहीं था, बल्कि मैं बहुत ही कम दूरदर्शी था। मैं स्थानीय दर्शकों को हतोत्साहित करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म विदेशों में भी सफल होगी। हालांकि जू शियासे और हुआंग सिबो उसे बहुत सम्मानपूर्वक देख रहे थे। इसलिए पेई कियान ने मन ही मन आह भरी। वाकई भयानक। 30 मार्च बुधवार, पिछले 2 दिनों से गॉग के खिलाड़ी बेहद खुश थे। पिछली रात आधी रात को पहले सीजन की पहली स्प्रिंग प्रतियोगिता के परिणाम आखिरकार घोषित हो गए थे। आज सभी पुरस्कार वितरित कर दिए गए थे। पूरा आयोजन अब अपने चरम पर था। ऑनलाइन हर जगह इस आयोजन के बारे में चर्चा हो रही थी। बेशक कुछ लोगों को विजेताओं के कौशल की वास्तविकता पर संदेह था। आखिरकार दुनिया में पूरी तरह से निष्पक्ष प्रतियोगिता जैसी कोई चीज नहीं होती, और ईर्ष्या ने दूसरों को भाग्यशाली विजेताओं से जलन महसूस करवाए। फिर भी ये शोर ऑनलाइन चर्चाओं का एक छोटा सा हिस्सा ही था। प्रतियोगिता सार्वजनिक, निष्पक्ष और पारदर्शी थी। हालांकि यह संभव था कि कुछ लोगों ने शक्तिशाली लोगों से सांठगांठ की हो, लेकिन इतने कम समय में पहले 500 में जगह बनाने वालों में वाकई कुछ खास हुनर रहा होगा। कम समय को देखते हुए खेल जगत और संस्थाएं तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं।
इससे पहले कि वे पर्याप्त प्रभाव डाल पाते, परिणाम घोषित हो चुके थे और पुरस्कार बांट दिए गए थे। पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। उन्होंने अपने परिणाम और पुरस्कार साझा किए और इंटरनेट पर अपने पुरस्कारों का प्रदर्शन किया। इससे सब कुछ और भी रोमांचक हो गया और गॉग की लोकप्रियता बढ़ गई। कुल मिलाकर हर कोई बहुत खुश था। खिलाड़ियों ने पैसे जीते, गॉग की लोकप्रियता बढ़ी और बॉस पेई ने खूब पैसा कमाया। हालांकि जहां दूसरे लोग बेहिसाब खुश थे, वहीं बॉस पेई की खुशी में गहरी चिंता भी मिली हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि खेल उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। पेई कियान को लगा जैसे वह अपना नियंत्रण खो रहा है। इसलिए बुद्धिमान बॉस पेई ने कल हु शियानबिन को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने हु शियानबिन से प्रतियोगिता के परिणामों का विश्लेषण करने और उनके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने को कहा। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बॉस पेई हु शियानबिन को सिर्फ एक असाइनमेंट दे रहे हैं, लेकिन असल में बॉस पेई यह समझना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। उन्हें मानना पड़ा कि हु शियानबिन बेहद कुशल था। पेई कियान को आज रिपोर्ट मिल गई, लेकिन उसे पढ़ते ही उनका दिल बैठ गया। प्रतियोगिता की छोटी लेकिन जोरदार अवधि के दौरान गॉग के मोबाइल गेम और क्लाइंट साइड गेम पर सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती रही। सिर्फ एक हफ्ते की मेहनत से 1 लाख युआन कमाने का लालच गेमर्स के लिए रोकना मुश्किल हो गया था। कई लोगों के विवेक ने उन्हें बताया कि वे 1 लाख युआन नहीं जीत पाएंगे, लेकिन उनकी आशा ने उन्हें फिर भी कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। गॉग के आकर्षक प्रतियोगिता पुरस्कारों ने उन नए गेमर्स की भीड़ को आकर्षित किया जिन्होंने पहले कभी इस तरह के गेम नहीं खेले थे। इसके अलावा गेम की एआई ने यह सुनिश्चित किया कि नए गेमर्स को भी अच्छा गेमिंग अनुभव मिले। इस प्रकार अधिकांश लोगों ने शुरुआत में गेम का आनंद लिया और उन्हें गेम से काफी सकारात्मक प्रोत्साहन मिला। यही कारण था कि बहुत से लोगों को लगने लगा कि वे इस खेल में माहिर हैं। जब तक लोगों को यह एहसास हुआ कि वे पुरस्कार नहीं जीत सकते, तब तक वे 2-3 दिन तक लगातार गेम खेल चुके थे। तब तक वे गेम प्ले के आदी हो चुके थे और समझ चुके थे कि गेम कितना मजेदार है। इसलिए उनके गेम छोड़ने की संभावना कम थी। इसके अलावा गेमर्स की सकारात्मक सोच ने उन्हें बार बार समस्या से बचने के लिए प्रेरित किया। जो लोग स्क्रीन टच करने में ज्यादा सहज थे, वे मोबाइल गेम खेल सकते थे। जो लोग कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करने में ज्यादा सहज थे, वे क्लाइंट साइड गेम खेल सकते थे। जो लोग क्लाइंट साइड गेम में बुरी तरह हार गए थे और सोचते थे कि मोबाइल गेम खेलने वाले ज्यादा खराब हैं, उन्होंने स्विच करने के बारे में सोचा। जिन लोगों को मोबाइल स्क्रीन टच करना मुश्किल लगता था और कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक और सटीक लगता था, उन्होंने भी स्विच करने के बारे में सोचा। दोनों वर्जनों में डेटा के एकीकरण से गेमर्स को ड्यूल टर्मिनल गेम से नफरत नहीं हुई, बल्कि इससे उन्हें बोरियत नहीं हुई और स्किन्स खरीदने की उनकी इच्छा बढ़ गई। आखिरकार स्किन्स दोनों टर्मिनलों पर इस्तेमाल की जा सकती थीं। एक ही खरीदारी से उन्हें 2 गुना आनंद मिल सकता था। जैसे जैसे वे इधर उधर स्विच करते गए, गेमर्स को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे क्लाइंट साइड गेम और मोबाइल गेम दोनों में बराबर ही खराब हैं। तब तक गेम खेलना एक आदत बन चुकी थी। कुल मिलाकर यह आयोजन स्थिर, सटीक और निर्मम था। इसने न केवल सभी अनुभवी खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि नए खिलाड़ियों के एक बड़े समूह को भी अपने साथ जोड़ा। उदार पुरस्कारों के कारण गॉग की लोकप्रियता थोड़े ही समय में चरम पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, कार्यस्थलों और निदेशकों की प्रतिक्रिया से पहले ही प्रतियोगिता समाप्त हो गई। इस तरह अधिकतम निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। रिपोर्ट के उस हिस्से के बाद बॉस पेई की अंधाधुंध प्रशंसा की गई। रिपोर्ट पढ़ने के बाद पेई कियान अवाक रह गए। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि आंकड़े इतने असामान्य क्यों लग रहे थे। उन्हें नुकसान तो हुआ था, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। ये पेई कियान की शुरुआती उम्मीद से कहीं अधिक थी। कोई बात नहीं, इस चक्र में नुकसान उठाना ठीक है। मैं भविष्य में समस्याओं को हल करने के बारे में सोचूंगा। हालांकि गॉग की वर्तमान स्थिति ने खेल के प्रति मेरी समझ में एक बड़ी समस्या उजागर कर दी है। बिल्कुल नहीं, अगले गेम पर काम करते समय मुझे चीजें बदलनी होंगी। मैं और पैसे नहीं कमा सकता। मैं अपने अनुभवों का सारांश निकालूंगा और अपनी गलतियों से सीखूंगा। मुझे एक ऐसा गेम बनाना होगा जो असफल हो जाए। कई दिनों तक अकेले में सोचने के बाद पेई कियान को आखिरकार एक असफल गेम का अच्छा विचार सूझा। वह अगले चरण में दोनों गेमिंग विभागों को बहुत स्पष्ट रूप से जानकारी देगा। 31 मार्च गुरुवार सिस्टम स्क्रीन अपने आप पेई कियान के सामने आ गई। लेस देन धन रूपांतरण प्रणाली 2.0 ग्रेटर देन लेस देन मालिक पेई कियान ग्रेटर देन लेस देन लाभ रूपांतरण अनुपात 1000:1। हानि रूपांतरण अनुपात 10:1 ग्रेटर देन लेस देन निपटान शुरू हो रहा है। ग्रेटर देन लेस देन सिस्टम फंड 3,770,000 जोड़ 860000 5,370,000 ग्रेटर देन लेस देन स्थिर संपत्ति मिंगयून विला में एक अर्ध व्यावसायिक विला 8,610,000 ग्रेटर देन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 340,000 ग्रेटर देन लेस देन निपटान प्रगति पर है।
ग्रेटर दैन लेस देन रूपांतरण प्रगति पर है। ग्रेटर दैन लेस देन सिस्टम फंड 3,770,000 जोड़ 860000 15,370,000 ग्रेटर दैन लेस देन व्यक्तिगत संपत्ति 920,000 1,530,000 गुना 110% ग्रेटर दैन लेस देन। यदि आप इस चक्र के अंत में 2 लाख युआन से अधिक का रूपांतरण करने में सफल होते हैं तो आपको सिस्टम के नियमों के अनुसार एक रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त होगा। रिडीम करने योग्य ग्रेटर दैन लेस दैन इस चक्र के लिए अधूरा प्रोजेक्ट थरिला हॉस्टल। अगले निपटान से पहले आपको इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक तौर पर पूरा करना होगा। ग्रेटर दैन ये सुनकर पेई कियान ने राहत की एक लंबी सांस ली। अब वह आराम से था। घर खरीदने के बाद पेई कियान के पास लगभग 180,000 युआन बचे थे। फिर उसने फिल्म की पटकथा लिखने के लिए 1 लाख युआन कमाए और चीनी नव वर्ष के दौरान 10,000 युआन प्राप्त किए। उसने अपने अधिकांश दैनिक खर्चों का दावा किया था, इसलिए उसने अपने पैसे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने सब कुछ बचा लिया था। इस बार 580,000 युआन से अधिक परिवर्तित करने के बाद पेई कियान के पास अपनी निजी संपत्ति में लगभग 920,000 युआन थे। उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये सब सार्थक रहा। तुलनात्मक रूप से नुकसान उठाना कहीं अधिक फायदेमंद था, अन्यथा उसे इतनी ही राशि को परिवर्तित करने के लिए 500 मिलियन युआन कमाने पड़ते। इसके अलावा 500 मिलियन युआन उसकी कंपनी के बैंक खाते में पड़े होने चाहिए थे। वह अपने निवेश की गई किसी भी राशि को परिवर्तित नहीं कर सकता था। फिर भी अगर वह पैसा निवेश नहीं करता तो वह इतना पैसा कैसे कमाता? इसलिए चाहे कुछ भी हो, नुकसान उठाना ही सिस्टम का लाभ उठाने का सबसे अच्छा तरीका था। सिस्टम के संस्करण 2.0 में अपग्रेड होने के बाद मैथ्यू प्रभाव के अनुसार अनुपात समायोजित किए गए थे। हालांकि पेई कियान ने देखा कि नुकसान उठाना अभी भी आसान था। पहले पेई कियान तब तक काम करता था जब तक वह पूरी तरह थक न जाए। फिर भी 3 समझौतों में से वह केवल एक बार ही सफलतापूर्वक नुकसान उठा पाया था। इस बार वह लगातार नुकसान उठा रहा था। एक और ऐसा इसलिए था क्योंकि कई बार असफल होने के बाद पेई कियान सिस्टम को बेहतर ढंग से समझ गया था। उसने नुकसान उठाने के कई तरीके निकाले थे, जैसे कुछ सहायक कंपनियों को प्यास बुझाने के लिए जहर पीने देना और मुनाफे से ज्यादा प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देना। दूसरी ओर अपग्रेड करने के बाद सिस्टम ने कई सुविधाजनक शर्तें लागू की थीं। उदाहरण के लिए पेई कियान प्रत्येक चक्र में दान पर एक निश्चित राशि खर्च कर सकता था और एक ही परियोजना पर 2 चक्रों तक काम कर सकता था। इस बार उसे नुकसान हुआ क्योंकि उसने थरिला हॉस्टल में करोड़ों युआन लगा दिए थे। अपने हिसाब से पेई कियान ने 5 महीनों में लगभग 600 युआन कमाए थे, यानी प्रति माह 1 लाख युआन से भी ज्यादा। जी हाँ, ये जश्न मनाने लायक था। अब वह नए घर के लिए नए उपकरण और फर्नीचर खरीद सकता था। चाहे तो छोटा मोटा नवीनीकरण भी करवा सकता था। बेशक उसे अभी भी और ज्यादा मेहनत करनी थी। इसके अलावा पेई कियान को एक मध्यम आकार का छिपा हुआ खतरा भी नजर आया। मिंगयुन प्राइवेट किचन का विला, जो उसकी अचल संपत्ति थी, 2 लाख युआन से भी ज्यादा बढ़ गया था। अचल संपत्ति खरीदने और उसे कंपनी के नाम पर प्रबंधित करने से पेई कियान को बड़ी रकम खर्च करने का मौका मिला था। हालांकि पेई कियान ने और अचल संपत्तियां खरीदने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे लेन देन प्रभावित हो सकता है। अचल संपत्तियों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके अनुमानित मूल्य का 10% सिस्टम फंड में परिवर्तित हो जाता था। इस प्रकार हानि की गणना का सूत्र सिस्टम फंड में प्रारंभिक राशि वर्तमान सिस्टम फंड अचल संपत्तियों के मूल्य का 10% होता था। यह एक बड़ी समस्या थी। यदि शुरुआत में उनके पास केवल 10 मिलियन युआन मूल्य का सिस्टम फंड था और कंपनी की अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 100 मिलियन युआन था, तो भले ही पेई कियान सभी सिस्टम फंड खर्च कर दे, फिर भी वह कुल मिलाकर हानि नहीं उठा पाएगा। फिर भी ये सिस्टम के संस्करण 2.0 के साथ पहला समझौता था। भविष्य में सिस्टम फंड में प्रारंभिक राशि लगातार बढ़ती रहेगी। जब प्रारंभिक राशि 20, 30 या 50 मिलियन युआन हो जाएगी, तो पेई कियान कंपनी के नाम पर और अधिक अचल संपत्तियां खरीदने और उन्हें उत्पादन या संचालन के लिए उपयोग करने के बारे में सोच सकता है। सिस्टम फंड बढ़ने के साथ पेई कियान अधिक नुकसान उठा सकेगा और अधिक व्यक्तिगत संपत्ति परिवर्तित कर सकेगा। मुझे उम्मीद है कि अगले चक्र के लिए सिस्टम फंड में वृद्धि होगी, पेई कियान ने मन ही मन प्रार्थना की।